और शुरुआत हम महाराष्ट्र के राजनीतिक घमासान से कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच पाएगी या नहीं। शिवसेना के बागी विधायक सूरत से असम के गुवाहाटी ले जाए गए हैं और एकनाथ शिंदे जो बागियों का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये दावा किया कि उनके पास 46 विधायकों का समर्थन हासिल है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने एकनाथ शिंदे से फोन पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सबसे पहले वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। भाई आपसे पूछना चाहता था, अभी आप लोग गुवाहाटी पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ कहा जा सकता है? कितने लोग हैं आपके साथ? क्या कुछ कह सकते हैं इस पे? अभी हमारे साथ में 40 प्लस है। अभी आप 40 प्लस। अच्छा 40 प्लस है। भाई आप लोगों की अभी सबसे बड़ी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? ये कहा जा रहा है शिवसेना से अलग होंगे, शिवसेना टूट रही है। बिल्कुल नहीं, हम लोग शिवसेना से अलग नहीं हो रहे हैं। हमारे बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना है हिंदुत्व की, तो उनकी विचारधारा जो है हिंदुत्व की, राष्ट्रीय एकात्मता की, उससे हम लोग आगे उसी धारा को, उसी भूमिका को हम लोग आगे लेके जाएंगे। अभी आप लोगों की सबसे बड़ी मांग क्या है? आप क्या चाहते हैं? इतने विधायक साथ में आए हैं और आपने कल, हम लोग हिंदुत्व की बात करना चाहते हैं और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है बाला साहब ने जो बनाई है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, और उसे हम लोग नहीं छोड़ेंगे और हिंदुत्व की जो भूमिका है, विचारधारा है, उसे आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं भाई आप? नहीं, अभी तो आपको कुछ दिन में सब कुछ जो चित्र है स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से आपने बातचीत कल की है, उनसे क्या कुछ बातचीत हुई है? क्या यहाँ पर सुलह होने की बात की सकते हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी आप शिवसेना में बने हुए हैं। हम लोग आज भी शिवसेना में हैं और कल भी शिवसेना में। बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना जो हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना, हम किसी अन्य पार्टी में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए मैंने कहा है कि बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो पास कितने विधायक हैं भाई अभी आपके साथ में? नहीं, कुल मिला के हमारे शिवसेना और इंडिपेंडेंट मिला के 46 है। 46 विधायक हैं। क्या आप लोग राज्यपाल से भी मिलने जाने वाले हैं? क्या उनको अभी हमारी बैठक होने के बाद ही सब कुछ तय किया जाएगा। हाँ भाई, एक सवाल ये था कि इसमें कई ऐसे हैं जिनको ईडी या सीबीआई से भी परेशानी है और पिछले कई दिनों से हमने देखा है कि इसे लेकर भी लगातार एक सवाल शिवसेना के अंदर उठते रहे हैं। देखिए, अभी जिसकी इंक्वायरी शुरू है, जिसकी जांच शुरू है, वो तपास यंत्रणा का एक हिस्सा है, पार्ट है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार, महाराष्ट्र से रवि किरण देशमुख हैं और जयंत मेनकर हैं। रवि किरण जी, पहले आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। जिस तरह से एकनाथ शिंदे जो दावा कर रहे हैं, उनकी बातचीत आपने सुनी होगी हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा के साथ, वो 46 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं देशमुख जी। तो ऐसे में यहाँ पर अगर इन नंबरों को देखा जाए तो उनकी स्थिति तो उद्धव ठाकरे से भी बेहतर नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये तो सीधा सीधा आक्रमण है, सीधा सीधा चैलेंज है। उन्होंने उद्धव ठाकरे को ललकारा है कि भाई आप सरकार का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि 46 विधायकों का साथ में होना, इसका मतलब ही साफ है कि आप पार्टी के मुखिया नहीं बन सकते। पार्टी के मुखिया यानी सरकार के मुखिया बनकर काम नहीं कर सकते, हमें बदलाव चाहिए। तो सीधा सीधा उन्होंने चैलेंज किया है अपने पार्टी के नेतृत्व को। उसके साथ बड़ी खूबी से वो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व को नहीं छोड़ना चाहते। हम बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी हिंदुत्व की, उससे हम दूर नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये हुआ कि उनको बाला साहब ठाकरे ने जिस विचारों के आधार पर शिवसेना बनाई थी, उससे कोई गुस्सा नहीं है, उससे कोई अनबन नहीं है। बस उनकी नाराजगी है उद्धव ठाकरे का सरकार का नेतृत्व करना। उनको शायद ये नहीं चाहिए, वो बदलाव चाहते हैं। ये दो बातें इसमें अहम लग रही है मुझे। और बहुत बड़ा भूकंप है ये शिवसेना में। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे विधायक एक साथ जुटकर अपने ही पार्टी के सबसे बड़े नेता के विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल जयंत मेनकर जी, और ये जो हम देख रहे हैं कि सूरत से विधायकों को बिल्कुल
अंधेरे में, बिल्कुल जिसे कहते हैं सुबह भी नहीं हुई थी उस वक्त पूरी तरह से, और उनको असम ले जाया जाता है, गुवाहाटी के होटल में उन्हें रखा गया है। अब यहां से उन तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल होगा, उनसे संपर्क साधना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में स्थिति और ज्यादा अब कठिन नजर आ रही है। देखिए जी, जैसा बोला गया है कि अगर वो आज दोपहर को ही फ्लाइट से ये आ रहे हैं एकनाथ शिंदे, और उनके लिए सीआरपीएफ वगैरह भी लगाई गई है, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट कर दिए है, शिवसैनिकों की ओर से कुछ होना जाए इसके लिए उनको अप्रोच करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है कुछ जर्नलिस्ट वाया टेलीफोन, सैटेलाइट, जो भी कुछ है उसकी ओर से पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ बात भी कर रहे हैं, लेकिन अभी एमएलए से मिलना ही मुश्किल है। और एक प्रकार से वो जो ग्रुप बोला जा रहा है 46 का, वो अपना अलग से रखने में भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के एक्टिव सपोर्ट की वजह से एकनाथ शिंदे कामयाब हो गए हैं। जी, तो मेनकर जी, आपको यहाँ पर क्या कुछ लग रहा है? आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उद्धव ठाकरे के पास अभी विकल्प क्या है? क्योंकि बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हुए उद्धव ठाकरे इधर नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि कल उन्होंने 2 विधायकों को भेजा था सूरत, जो उन्होंने फोन पर बातचीत भी करवाई थी। उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी तब एकनाथ शिंदे से बातचीत की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इनकार कर दिया है। अभी जो 2 भेजे गए उनमें से एक है संजय राठौड़ मेरे ख्याल से, और ये संजय राठौड़ यवतमाल जिले के है, दारवा दिग्रस वो उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है, और वो खुद वैसे देखा जाए अभी भी भले ही वो उद्धव ठाकरे के खेमे में होंगे ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन वो खुद एकनाथ शिंदे के समर्थक है, यानी वहां जाके वो क्या करेंगे ये भी पता नहीं है। और एक प्रकार से मुझे याद है 1991 में पहले 18 विधेयक छगन भुजबल के साथ बाहर निकल गए थे, और 18 में से 15 उनके साथ रहे, और इसी के साथ शिवसेना के पास यानी मनोहर जोशी उस वक्त जो विरोधी पक्ष नेता थे, उनके हाथ से विरोधी पक्ष नेता पद चला गया था, और वहां गोपीनाथ मुंडे आ गए थे। अभी अगर ये 36 के ऊपर जो दावा किया है एकनाथ शिंदे ने कि वहां 46 है, हम मान भी लेंगे, लेकिन अगर वो 36 के ऊपर भी है तो भी अभी उद्धव ठाकरे इनके हाथ से मुख्यमंत्री पद जाना ये तय है। यानी पहला मेजर डिफेक्शन था छगन भुजबल का, जिसकी वजह से शिवसेना के हाथ से विरोधी पक्ष नेता पद चला गया, और उससे सबसे बड़ा डिफेक्शन शिवसेना के इतिहास में अगर आज का बोलेंगे तो उसकी वजह से खुद बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे इनके हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा। जी, देशमुख जी, मेनकर जी जैसे कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, आप कैसे आंक रहे हैं इस वक्त की स्थिति को? क्योंकि कमलनाथ भी पहुंचे हैं मुंबई में बातचीत करने के लिए सभी नेताओं से, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे अपने खुद के उनके कांग्रेसी विधायक हो। उधर चाणक्य कहे जाते हैं, शरद पवार संकट मोचक कहे जाते हैं। क्या कुछ है इनके हाथों में इस वक्त? देखिए, ऐसा है कि एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को वो 2019 के पहले शायद लगा भी नहीं होगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं या सरकार में रहेंगे। आज उनकी स्थिति ऐसी है कि अगर यह सरकार टिकती है उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, तो उनको सत्ता के लाभ मिलते रहेंगे, उनका राजनीतिक फायदा होगा उसमें, क्योंकि महाराष्ट्र में 2019 के पहले उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। सत्ता के लाभ से, सत्ता के फायदे से आज राष्ट्रवादी तो बड़ी मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कांग्रेस का कुछ भरोसा नहीं रहा है, लेकिन जो भी मिल रहा है वो खुशी से पाना चाहते हैं। अगर ये सरकार नहीं टिकती है, दूसरा विकल्प आ जाता है सामने जिसमें भाजपा भी हो सकती है या शिवसेना, तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और राष्ट्रवादी का होगा। ये नहीं चाहते हैं, तो इनकी यही कोशिश रहेगी कि कैसे भी करके ये सरकार बनी रहे। लेकिन उनको ये अंदाजा भी नहीं लगा होगा शायद कि शिवसेना में ही इतना बड़ा भूकंप हो जाएगा और शिवसेना के इतने सारे विधायक अपने पार्टी के नेतृत्व के खिलाफ जाएंगे और उनसे बगावत करेंगे। तो सरकार को टिकाना यानी सरकार का रहना उनके लिए बहुत जरूरी है, और उसके लिए वो पुरजोर कोशिश करते रहेंगे कांग्रेस और राष्ट्रवादी। बिल्कुल, और इसीलिए उनके हाथ जी, और इसीलिए हम सुन रहे थे कल देशमुख जी और मेनकर जी शरद पवार को, जब वो कह रहे थे कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बदलाव की कोई जरूरत इस वक्त महसूस नहीं हो रही है, लेकिन ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और जब तक वो उसे सुलझा नहीं लेते तब तक हमें इंतजार ही करना होगा। सोहित मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। सोहित, क्या कुछ अपडेट इस वक्त निकल कर आ रहा है? क्योंकि गुवाहाटी में है जो बागी विधायक हैं और यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या कुछ हलचल, वहां से क्या खबरें?
जी देखिए, अभी ये कहा जा सकता है अदिति कि बैठकों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो रहा है। शरद पवार से मिलने गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल पहले पहुंचे, फिर जयंत पाटिल भी पहुंचे। जयंत पाटिल कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मिले थे। भले ही शरद पवार नहीं मिले हों, लेकिन एनसीपी के कई नेता गए थे कल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने। और आज एनसीपी की अपने आप में एक बैठक चल रही है। दोपहर को 1 बजे जहां कैबिनेट की बैठक होगी, तो 12 बजे कमलनाथ भी जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे से पहले मुलाकात करेंगे। उसके बाद वो 1 बजे शरद पवार से मुलाकात करेंगे। शरद पवार कब जाते हैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने, ये देखना अहम होगा। शरद पवार तब तक नहीं जाएंगे जब तक उन्हें नहीं लगता कि शायद कोई रास्ता निकल कर आए। इसलिए कल मुंबई पहुंचने के बावजूद वो बाहर नहीं गए हैं। वो भी नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे को वो नाराज करें, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि वो शिवसेना में हैं और शिवसेना उनके साथ में है, तो जब तक शिवसेना में एकनाथ शिंदे है तब तक ये सरकार है और सरकार बनी रहे, ये चाहते हैं शरद पवार। इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे को नाराज करें। लेकिन कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिन है आज, कई बैठकों का दौर चलेगा आज। कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि महाराष्ट्र का भविष्य किस तरफ जा रहा है। कल से ही हमने देखा है कि जो संकट के बादल है वो केवल शिवसेना पर नहीं बल्कि महाविकास आघाड़ी सरकार पर है। और अगर आगे जाकर ये ना हो कि एनसीपी या कांग्रेस के विधायक टूटे, इसलिए उनके भी अपने अपने दल की बैठक आज दिन भर चलती रहेगी। जी सोहित, आपसे ये भी मैं समझना चाहूंगी कि जिस तरह से कल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जो फोन पर बातचीत की थी विधायकों के जरिए एकनाथ शिंदे थे, तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ सत्ता में आए उद्धव ठाकरे। इसको कैसे समझा जाए? क्या कुछ पर्दे के पीछे से बीजेपी यहां पर करती हुई नजर आ रही है? और ये साथ में सत्ता में आने की बात क्यों की जा रही है? जब अगर इतने सारे बागी हैं तो बीजेपी तो अकेली ही सत्ता में आ सकती है फिर। देखिए, बीजेपी फिलहाल सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रखना चाहती है। बीजेपी को भी पता है कि अगर इतने विधायकों को वो अपने पार्टी में ले लेगी तो फिर उनके पार्टी के भी जो विधायक है या वहां के जो प्रत्याशी अलग अलग जगह के, उन्हें भी तो उन्हें संभालना है। इसलिए वो चाहते हैं कि शिवसेना के अंदर ही एक फूट हो जाए। और क्योंकि अब जो आंकड़े हैं वो एकनाथ शिंदे के पास है, तो एक तरीके से जो उद्धव ठाकरे की छवि रही है या जो एक ठाकरे परिवार की छवि रही है कि ठाकरे परिवार जब कहता है बंद तो मुंबई बंद हो जाता है, ऐसा एक छवि अब तक ठाकरे परिवार का रहा है। लेकिन उसमें से जिस तरह से बड़े पैमाने पर विधायक टूटते हुए नजर आ रहे हैं, तो इससे शिवसेना की छवि पर भी असर पड़ रहा है। एकनाथ शिंदे बड़े नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए एक तरफ एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो वो बार बार अदिति एक बार जो मुझसे भी बातचीत में उन्होंने कहा कि हम बाला साहेब ठाकरे के शिवसेना से आते हैं। ये लाइन अगर आप देखें पिछले कई महीनों से देवेंद्र फडणवीस इस्तेमाल करते हैं। देवेंद्र फडणवीस कहते थे कि ये वो शिवसेना नहीं रही जो बाला साहेब ठाकरे की थी, ये उद्धव ठाकरे की शिवसेना है जो बहुत अलग है। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आइडियोलॉजी को समझती थी, वो कभी कांग्रेस एनसीपी के साथ नहीं जाती थी, लेकिन ये लोग गए हैं। और अब ठीक उसी तरह की लाइन एकनाथ शिंदे ले रहे हैं कि ये बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना में हम हैं, हम हिंदुत्व हमारा मुद्दा है, और इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। तो अभी फिलहाल कोशिश ये है कि शिवसेना के अंदर फूट कर एकनाथ शिंदे को मुख्य एक नेता के तौर पर पेश किया जाए। ये बताया जाए कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होने के बावजूद, पक्ष प्रमुख होने के बावजूद उनके पास संख्या बल नहीं है, संख्या एकनाथ शिंदे के साथ है और शिवसेना अब एकनाथ शिंदे की है, उद्धव ठाकरे की नहीं। अभी फिलहाल ये एक छवि बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होती है वो अब इसी समय मैं आपको बता दूं, गुवाहाटी में एक बैठक चल रही है, जो बागी विधायक वहां पर पहुंचे हुए हैं उनकी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है। लेकिन एकनाथ शिंदे अभी ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और लगातार वो शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं अपनी बातचीत के जरिए और जिस तरह के दावे वो कर रहे हैं। जयंत मैनकर जी, यहाँ पर उद्धव ठाकरे को ये पता था बहुत लंबे वक्त से एकनाथ शिंदे जो हैं वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, लेकिन बावजूद उसके इस स्थिति को ऐसे खुला क्यों छोड़ दिया गया? क्यों नहीं इन चीजों को काबू में करने की कोशिश की गई? क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कहीं ना कहीं कमी रही यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, पॉलिटिकल एक्यूमन दिखाने में अपॉर्चुनिटी आने के बावजूद उद्धव ठाकरे बहुत कम पड़े, ये बात सही है। ये तो अभी की बात कर रहे हैं कि इनको अभी इन्होंने अपनी एम्बिशन बताई। इसके पहले 2014 और 19 के दरमियान जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब बीच में एक बात चली थी कि शिवसेना की ओर से किसी को डिप्यूटी सीएम बनाया जाए। तब उद्धव ठाकरे ने उनके बहुत ही ट्रस्टी सुभाष देसाई, उनका ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट जैसे है, तो उनका नाम सामने किया था। उस वक्त अपने साथ करीब 25 एमएलए लेके यही एकनाथ शिंदे सीधे मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के घर के अंदर पहुंच गए थे। उन्होंने बोला था
कि ये सभी एमएलए का मुझे समर्थन है। अगर आप सुभाष देसाई इनको अगर डिप्यूटी सीएम बनाना चाहते तो मेरा दावा उसके ऊपर है। तो यानी वो जो एम्बिशन थी वो उनकी तब से थी, और जो एक प्रकार से यूं समझिए 4-5 साल बाद उन्होंने जाहिर की है। लेकिन वो तो उन्होंने तब से रखा था कि अगर कोई किसी को डिप्यूटी सीएम बनाया जाए तो मेरा ही नाम रहना चाहिए। और कुछ हद तक एक ऐसा है कि एक राजनीति जैसी चल रही है कि स्पीकर का पोस्ट जो करीब 1-1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है, ये इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उद्धव ठाकरे को एक पता था कि इसी इलेक्शन में एक ऐसी राजनीति चल रही थी अंडर द टेबल, अंडर द कारपेट, कि अगर ये स्पीकर का इलेक्शन हो जाए तो उसी इलेक्शन में जो महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार रहेगा उसको डिफीट किया जाए, और दैट विल बी द ऑप्शन कि अभी गवर्नमेंट का डिफीट हो गया है। ये राजनीति चल रही थी। कुछ हद तक उद्धव ठाकरे को इसका पता था, इसके लिए एक प्रकार से 1.5 साल तक ये स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही वो राज्यसभा की और विधान परिषद के चुनाव आ गए, ये सब सामने खुली बात आ गई कि नथिंग इज वेल इवन इन शिवसेना। बिल्कुल, और ये जो परिस्थितियां शिवसेना में चल रही थी, सरकार में चल रही थी, ये सब बीजेपी भाप रही थी और उसी का फायदा उठाती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है। जो कमजोर कड़ी थी उसको यहाँ पर निशाना बनाया गया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। तो महाराष्ट्र के संग्राम पे हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, जयंत मैनकर साहब हैं और हमारे साथ देशमुख साहब भी जुड़े हुए हैं। देशमुख साहब, यहाँ पर अभी जो स्थिति नजर आ रही है महाराष्ट्र में, आज उद्धव ठाकरे जो कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं, क्या बहुत कुछ उनके हाथ में इस वक्त नजर आ रहा है? क्योंकि विधायक तो होंगे नहीं उस कैबिनेट की बैठक में, ज्यादातर विधायक तो एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए हैं। तो एक थोड़ा सा रिव्यू लेंगे कि आज की स्थिति में क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, और लगभग 5 मंत्री उनके असम में हैं आज की तारीख में। उनका एक मंत्री राष्ट्रवादी के नवाब मलिक तो कुछ दिनों से जेल में है, तो कम से कम 6 मंत्री तो आज की तारीख में उनके साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सरकार का काम करना बड़ा मुश्किल बन जाता है, और ये भी पता नहीं है कि 5 जो मंत्री आज असम में हैं, क्या कब वो लौट आएंगे, क्या वो उनके साथ बैठेंगे, कामकाज करेंगे, मंत्रालय आएंगे, कोई पता नहीं है। तो बस रिव्यू लिया जाएगा आज की स्थिति का, क्या कोई विकल्प बचा है सरकार बचाने के लिए, शायद इस पर चर्चा होगी। अगर विकल्प नहीं बचा है, विधायक वापस नहीं आना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में सरकार का टिकना वो कितने दिनों तक टिकेगी, ये भी बड़ा रोचक सवाल रहेगा। और ये एक अच्छा मुद्दा अभी सामने निकला है कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल जो होते हैं वो हमेशा तुरंत पूछते हैं सरकार से कि क्या आपके साथ सारे विधायक हैं, आपकी सरकार बहुमत में है तो आप कब मुझे कन्विंस कर सकते हैं, कब बता सकते हैं कि आपके पास आधे से ज्यादा विधायक हैं। तो राज्यपाल महोदय ये पूछ नहीं रहे हैं, वो तो स्वयं कोरोना से शायद किसी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति का ये चित्र जो है आज के आज साफ होगा कि नहीं होगा, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल बनता जा रहा है, और बहुत ही रोचक बनता जा रहा है कि क्या सामने वाला पक्ष जो आज असम में बैठा है और ये वाला पक्ष जो सत्ता में है, जो मुंबई में बैठा है, क्या इनमें से कौन आगे आएगा और कहेगा कि भाई आप सत्ता में नहीं रह सकते या हम सत्ता में आना चाहते हैं। ये चित्र अभी महाराष्ट्र में क्लियर नहीं होते जा रहा है। इसमें राज्यपाल की भूमिका बहुत अहम होती है, और राज्यपाल कब बात करेंगे ये देखना बड़ा और राज्यपाल जिस तरह से अभी बीमार हैं, तो शायद शिवसेना को या कहा जाए कि उद्धव ठाकरे को थोड़ा मौका मिल जाएगा। हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। रत्नदीप, रेडिसन ब्लू होटल में रखा गया है। हमने सूरत में देखा था कि गुजरात पुलिस जो है पूरी तरह से प्रोटेक्शन दे रही थी, विधायकों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, बातचीत नहीं करने दिया जा रहा था। वहां पर क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, इस वक्त हम रेडिसन ब्लू होटल के बाहर हैं जो कि गुवाहाटी शहर में है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा जो सिक्योरिटी इंतजामात है, जो सिक्योरिटी बंदोबस्त है। और इसके साथ आज 2 घंटे पहले इनको जब ये एयरपोर्ट में आए, इनको ले आया गया, और एयरपोर्ट में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी। और जब ये निकल के आए, तब जब मीडिया ने अप्रोच किया शिंदे से बात करने के लिए, एकनाथ शिंदे से, तब सिक्योरिटी और पुलिस ने मीडिया को भी धक्का दिया, धक्का मुक्की की।
और बहुत जो प्रोफेशनल मैनर से बिहेव नहीं किया और मीडिया का जो प्रोफेशनल वर्क है उसमें इंटरफेयर किया पुलिस ने। और इसके बाद जो जब एकनाथ शिंदे मीडिया के साथ बात कर रहे थे तब पुलिस ने उनको एक तरह से लेके चले गए, फोर्सफुली लेके बस में बैठा दिया और लेके चले गए और इसके साथ जो आए हैं इनको भी लेके गए। तो एक चारों तरफ एक पुलिस द्वारा एक किला बंद बनाया गया है यहाँ पे, और जो हमने सूरत में भी देखा है। और एक बीजेपी शासित प्रदेश से एकनाथ शिंदे और उनके जो लॉयलिस्ट हैं, उनके जो साथ जो एमएलए हैं, वो अब और एक बीजेपी शासित प्रदेश में आए हैं। हमारे सूत्रों से जो हमें अब खबर मिल रही है कि अंदर एक मीटिंग शुरू हो चुकी है। उस मीटिंग में एकनाथ शिंदे अपने जो बागी जो विधायक हैं, उनके जो साथी हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और होटल के अंदर बीजेपी के कुछ आला नेता भी हैं, असम बीजेपी के 2 मंत्री हैं, पीयूष हजारिका और जयंत मल्ल बरुआ, और इनके साथ वहाँ पे जो असम के लोकसभा एमपी हैं पल्लव लोचन दास और बीजेपी एमएलए सुशांत बरगोहाई, ये लोग हैं। ये लोग पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और इसके पहले भी आज सुबह हमने देखा था कि जो वहाँ पे जो अरेंजमेंट था एयरपोर्ट में उसकी भी अगुवाई कर रहे थे यूथ बीजेपी के नेता। तो इससे ये चित्र आ रहा है कि ये जो पूरा वाकया, ये जो पूरा पॉलिटिकल क्राइसिस है किसी ना किसी तौर से बीजेपी के साथ ये लिंक्ड है। और जब ये लोग यहाँ पे आए थे, ये एकनाथ शिंदे और इनके साथ जो 35 जो विधायक है जो आए थे, इनके साथ जो इस वक्त संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं। सालों साल से हम एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा लगाकर काम कर रहे हैं। उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना, और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई उस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे और उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व 48 तासामध्ये सगळ्या आमदारांना मुंबईत येण्यासाठी कधी लागेल असं भाजपकडून सांगण्यात येते। सगळ्या आमदारांना तसं मेसेज। मला भारतीय जनता पक्षाचं काही बोलायचं नाही, मैं माझ्या पक्षाविषयी बोलतो। राउत साहब, क्या ये बात सही है कि कुछ महीने पहले नहीं, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत है। अच्छा सर, एक सवाल ये कहा जा रहा है कि थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़े जाएं, लेकिन आपका ये मत था एमबीए ने एक साथ लड़ना चाहिए और आपने उन्हें राजनीतिक गलत जानकारी है। हमेशा थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, वो एकनाथ शिंदे जी जो कहेंगे उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है, क्योंकि वहाँ के नेता है, पार्टी ने उनको वहाँ नियुक्त किया है। आपके और उनके बीच में मनमुटाव, आपके और शिंदे जी के बीच में कुछ मनमुटाव कहा? आपल्यावर काही नाराजी आहे वगैरे? कोणावर? आपल्यावर माझं आत्ता चर्चा झाली त्यांच्याशी। एकनाथ शिंदे माझे जीवाभावाचे मित्र आहेत, सहकारी आहेत। आमच्यामध्ये कधीही पक्षात कोणाबरोबरच त्यांची नाराजी नाही आहे, ना उद्धव ठाकरेंवर ना आमच्यावर। आज आम्ही सकाळपासून चर्चा करतो आहोत, बोलतो आहोत आणि अत्यंत चांगला पद्धतीने आम्ही एकमेकांशी बोलतो आहोत। तर नेमकी काय आपलं बोलणं झालं किंवा त्यांच्या काय मागण्या आहेत असं काही त्यांनी काय सांगितलं का आपल्याला? त्यांच्या काही मागण्या नाहीये। नेमका रोष कोणावर आहे? त्यांच्या अजिबात मागण्या नाहीये। त्यांनी कोणताही अटी शर्ती या क्षणी ठेवलेल्या नाहीये। ते शिवसैनिक आहेत आणि त्यांच्या बोलण्यातून हे दिसतंय की ते शिवसेनेतच राहतील आणि शिवसैनिक म्हणूनच संपूर्ण आयुष्य काढतील। सर, अभी सूरत आई नंतर गुवाहाटी ऐसा उनके बीच कोई नाराजगी और आपकी जब फोन पे बात हुई तो उन्होंने क्या कुछ मांग? बहुत ही अच्छे माहौल में हमारी बातचीत कल से चल रही है। ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ, कल भी मेरी बात हो गई, आज सुबह बात हो गई और लंबी बातचीत की। ना हमारे मन में कोई ऐसी खटास है ना उनके मन में कोई खटास है। हम लगभग 35-40 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे साथी नहीं है, वो हमारे बहुत ही अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं। हम एक दूसरे के साथ बहुत सी बातें हमेशा शेयर करते हैं। उद्धव ठाकरे जी और एकनाथ शिंदे जी में भी वही रिश्ता है। तो
जो बातें सामने आ रही है या पब्लिश हो रही है उसमें तथ्य नहीं है, कोई ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बातें सामने आ रही है। ठीक है, कुछ बातें जरूर हो सकती है, उसमें से कोई ना कोई हल निकल जाएगा। संजय राऊतजी, राजकीय वर्तुळामध्ये एक चर्चा आहे की कुठेतरी शिवसेनेला महाविकास आघाडीतनं बाहेर पडायचं होतं आणि त्या बंडासाठी म्हणून एकनाथ शिंदेंनी हे पाऊल उचललं आणि त्यांच्या मार्फत हा प्रयत्न केला। शिवसेना असे पाठीमागून कारवाया किंवा वार करत नाही। शिवसेना जे असेल ती समोरून एखादी गोष्ट करते। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, मीडिया के सवालों का वो जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे और हम बहुत पुराने साथी हैं, कंधे से कंधा मिलाकर हमने सालों तक काम किया है, तो ना उनके लिए शिवसेना छोड़ना आसान होगा और ना ही शिवसेना के लिए एकनाथ शिंदे को छोड़ना आसान होगा। हमारी उनसे बातचीत चल रही है, अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का नेतृत्व जो है वो बना रहेगा। लेकिन शिवसेना को भी पता है कि अभी एकनाथ शिंदे जो है वो काफी तीखे तेवर दिखा रहे हैं और उनकी जो मांगे हैं क्या वो माने या ना माने, ये शिवसेना के सामने बड़ा सवाल है।